अच्छा, इसमें भी एक और चीज़ है कि श्री कृष्ण जब थे तो तब बड़ी बांसुरी आपने कभी भी श्री कृष्ण के हाथ में इतनी बड़ी बांसुरी नहीं। कई बार सुनते हैं ना, संगीत के अलग अलग घराने होते हैं। मुझे बनारस से याद है, एक बनारस घराना भी है। ये घराने क्या होते हैं? हिसाब से देखा जाए तो भी अच्छा है, पर नॉर्मली भी मैं बात करूँगा, मेरा जो अनुभव बनारस का रहा है, मैं तो लगभग जो मेरे करीबी लोग हैं मैं उन्हें तो कहता ही हूँ कि हमेशा मतलब जीवन में जब भी समय मिले कभी भी बनारस में 1 महीना गुजारो। अंदर से भरते होंगे, आई एम श्योर। और आप तो मेडिटेशन सेशंस, हीलिंग सेशंस भी करवाते हो बांसुरी के साथ, तो ये एक अलग तरह का अनुभव और एक्सपेरिमेंट भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी वही साउंड बात वाला जो हमारी बात शायद अधूरी रह गई थी या चल रही थी, तो वो अभी हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि वही बता रहा था कि शास्त्रीय संगीत पूरा एक हीलिंग के उससे ही बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य। मैं हूं दीपाली अग्रवाल। अक्सर आप यहाँ पर कविता, कहानी, किस्से, साहित्य की बातचीत सुनते हैं, लेकिन आज का ये दिन है, आज की जो बातचीत है, इसका मिजाज थोड़ा सा अलग है। कहते हैं कि हर शब्द के पीछे एक संगीत होता है, तो जाहिर सी बात है कि इन शब्द से बनने वाली कविताओं के पीछे भी एक ध्वनि, एक संगीत होगा। इस संसार की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस संगीत से अछूती हो। आज की जो बातचीत है इसी संगीत के बारे में है। इस संगीत में भी एक ऐसे वाद्य यंत्र के बारे में जिसमें वादक की प्राण ऊर्जा बहती है, जिसके बारे में कवि नरेश सक्सेना कहते हैं, बांसुरी को बजाने में बजाने वाले की सांसें बजती हैं। खैर, कवि नरेश सक्सेना खुद भी एक बहुत अच्छे बांसुरी वादक हैं। इसी बांसुरी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं इस पॉडकास्ट में रमन आचार्य। रमन को 2022 में राजस्थान में यंगेस्ट फ्लूट प्लेयर का सम्मान मिला था। इसके साथ गायत्री परिवार की तरफ से भी सनातन संस्कृति सम्मान मिल चुका है। कई मंचों पर वो परफॉर्म कर चुके हैं। मेडिटेशन और हीलिंग सेशन भी बांसुरी के साथ करते हैं। रमन का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम रमन। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल जो मुझे आपसे पूछना चाहिए, जब यंग लोग बांसुरी जैसा एक वाद्य यंत्र चुनते हैं तो इसके पीछे क्या कारण है, जबकि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यूकुलेले है, गिटार है, जो बहुत फैसिनेट भी करते हैं या जिनके साथ बहुत पॉप परफॉर्मेंस होती है, तब ऐसा क्लासिकल वाद्य यंत्र क्यों आपने चुना? मेरा पर्सनली तो ये अनुभव है बांसुरी चुनने के पीछे। शुरुआत में तो मेरे पास कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट रखने की जगह नहीं थी। जब मुझे स्टार्ट करना था, मैं अपना कॉलेज के लिए जयपुर आया था। उस वक्त मैं हॉस्टल में रहता था, तो हॉस्टल में बहुत छोटा सा कमरा था और छोटे से कमरे में हम 3 लोग रहते थे। और मुझे संगीत का शौक़ था। कभी नहीं सोचा था कि प्रोफेशनली मैं चला जाऊंगा, अभी भी नहीं लगता है। तो उस वक्त बांसुरी एकमात्र ऐसा साज मुझे लगा जिसे आसानी से रख के और बजाया जा सकता है। मतलब आप कहीं भी छुपा के भी रख सकते हो, इधर उधर। ज़्यादा स्पेस नहीं लेती हो। छुपाना तो क्या ही, पर हाँ स्पेस नहीं लेती है। सबसे अच्छी बात ये है, कहाँ पे भी कैरी करके चल दिया, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। तो इसलिए मैंने तो पर्सनली बांसुरी इसलिए चूज़ किया था। और बांसुरी को लाने से पहले मुझे यही लगता था बचपन से, जब भी मैंने बांसुरी सुनी, कि ये बड़ा कठिन साज है, मतलब क्या पता बजा पाऊँगा या नहीं बजा पाऊँगा। लेकिन उस वक्त मैं थिएटर भी करता था, तो थिएटर जो ग्रुप था हमारा, उसमें कुछ लोग बांसुरी बजाते थे। तो मुझे लगता था ये बजा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बजा सकता। मेरा तो थोड़ा बहुत म्यूज़िकली बैकग्राउंड भी है, बहुत थोड़ा थोड़ा संगीत में करता है। मतलब फैमिली में हाँ, पेशनेटली कह सकते हैं। मेरे पिताजी और दादाजी बहुत थोड़ा थोड़ा सा संगीत करते थे। तो मुझे लगा थोड़ा बहुत मुझे तो पता भी है कि सारेगामापधनिसा क्या होता है और ऐसे छोटी मोटी चीज़ें, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। पिताजी यूपीएससी के लिए जयपुर छोड़ने आए थे। अच्छा, तैयारी करने आए थे यूपीएससी की। और 12th में मुझे आया था कंपार्टमेंट, और मैं फिर भी यूपीएससी, तो इसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए। मुझे नहीं, पिताजी को था। मुझे था ठीक है, चलो अभी ये कह रहे हैं वो। और वही है कि हर माता पिता को लगता ही है कि हाँ मेरा बच्चा है, ब्रिलियंट है, कर लेगा। फिर वहाँ जो फैकल्टीज़ थे ड्रामा वाली, उन्होंने दिलासा दी कि चलो तुम यहाँ नहीं हो तो भी हम लोग तुम्हें प्लेज में ले लिया करेंगे, ऐसा कुछ भी। तो वहाँ मैंने देखा, फिर वहाँ लोग एक लड़का फ्लूट बजाता था, उसे देख के फिर मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ।
फिर तो वहीं से फ्लूट को चुन लिया। हाँ, वहाँ से फ्लूट को चुना। फिर एक प्ले के लिए हम रविंद्र मंच गए थे, आज़ादी करके एक प्ले होता है जयपुर में। तो मेरे 2 दोस्त थे कॉलेज के, मैंने उनसे पूछा कि जयपुर नया नया ही था उस वक्त मेरे लिए, इतने बड़े शहर में अकेला रहना, तो कि मुझे फ्लूट ख़रीदनी है। मैंने इंटरनेट पे ऐसे ऐसे देखा है, एक शॉप है जयपुर में, काफ़ी पुरानी दुकान है, कल्याण म्यूज़िक सेंटर। तो कल्याण जी का रास्ता है चांदपुल बाज़ार में, उसमें म्यूज़िक शॉप्स हैं दोनों तरफ। तो हम गए वहाँ पे, एक बांसुरी देखी, और बांसुरी थी लगभग आई थिंक 200 रुपये की बांसुरी थी। उस पर भी मैंने बार्गेन करवा के उसे 180 रुपये के आसपास वो बांसुरी ख़रीदी। मैं बड़ा खुश था कि इतना सस्ता इंस्ट्रूमेंट के, मतलब कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट लेने जाए आप बाज़ार में तो 3-4 हज़ार रुपये हाँ, तक बेसिक सा, मतलब अगर आप सीखने के लिए हारमोनियम लेने चले जाएं, आप गिटार लेने चले जाएं, एनीथिंग, तो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट लेने चले जाएं, कुछ भी, वो भी इतना महंगा तो होगा, मात्र 180 रुपये का इंस्ट्रूमेंट है। जब तक मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था, फिर वहीं से मैंने अपने स्कूल के म्यूज़िक टीचर जो हैं अंकुश सर, उन्हें फ़ोन किया था। मैंने बोला सर अभी बांसुरी ख़रीदी है और ये सीखने का मन है, तो इसमें सा कैसे बजेगा या कहाँ से शुरुआत होगी? तो उन्होंने बोला कि ऊपर के 3 छेद बंद करके तो सा बज जाएगा, और फिर ऐसे ऐसे यहाँ तक म तक उन्होंने बताया, सारे ग म तक बज जाएगा। ठीक है, मैं वहाँ दुकान से ही लेके आ गया, और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इसलिए मुझे अच्छा लगा कि मैंने दुकान पे 5 मिनट में बैठा और मुझे थोड़ी सी आवाज़ उसमें आने लग गई। और फिर वो बांसुरी लेके मैं हॉस्टल चला आया अपने, और फिर वही बेसुरा सारे गामा पर, और हॉस्टल्स में इधर उधर से दोस्त, सीनियर्स। अच्छा, जिस बिल्डिंग में मैं रहता था उसमें, जिस फ्लोर पे भी मैं रहता था उसमें जूनियर सिर्फ मैं ही था, और मेरे साथ भी मेरे सीनियर्स ही रहते थे रूम में, और सब तरफ सीनियर्स रहते थे, और सब सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो डिस्टर्ब हो रहे होंगे सारे। और बढ़िया मैं बांसुरी बजाने लगता था, इस रूम से गाली आ रही है, इस रूम से गाली आ रही है बंद कर, क्या है, ये है, वो है। तो वो लोग बड़ा मतलब प्रेम भी करते थे, ऐसा है कि अच्छा है, मतलब बजा रहा है तो। पर वही है, शुरुआत में बांसुरी बहुत इरिटेटिंग होती है, ये पर्सनली मेरा मतलब तो ये मानना है। बहुत पेशेंस चाहिए बांसुरी के लिए। पेशेंस, हाँ पेशेंस तो चाहिए ही सही, पर शुरुआत में जब बजाते हैं तो बहुत ऐसा कानों को पीड़ा होती है, हर कोई सहन नहीं कर सकता। अपने भी और दूसरों के भी। अपने भी और दूसरों के भी। मुझे तो नहीं होती थी, मुझे तो लगता था बहुत अच्छा बजा रहा हूँ, लोगों को जाके सुनाता भी था, और मैं सोचता हूँ कि लोग उस वक्त भी तारीफ़ कर दिया करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जब हम किसी बहुत अनुभवी किसी संगीतकार से या किसी संगीत वादक से जब हम बातचीत करते हैं, तो उनके पास एक मतलब वो एक मूर्ति बन चुके हैं, बहुत सारे अनुभवों को गढ़ते हुए, बहुत सारी यात्राओं से गुजरते हुए। लेकिन जब हम किसी यंग व्यक्ति से बात करते हैं तो वो वैसी मिट्टी है जिसके पास अनुभव शायद उतने नहीं है, लेकिन उसने तय कर लिया है कि मुझे इसी मूर्ति जैसा बनना है, इसी मूर्ति के आकार में खुद को गढ़ना है। तो वो उसके पीछे जो वो मिट्टी है, मतलब जो यंग है, जो आप लोग हो, वो उसके पीछे क्या संवेदनाएं रहती हैं? क्या आप ऐसा महसूस करते हो? अपने भविष्य को लेकर कैसा फील करते हो आप? मेरा तो पर्सनली ऐसा कोई गोल नहीं है कि मैं इस व्यक्ति की तरह बनूं, क्योंकि वो जहाँ पहुँच चुके हैं आज के समय में, वहाँ पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि वो इतना रियाज़ जो उन्होंने उस वक्त किया, वो आज के समय पे संभव ही नहीं है। आज हमारे पास फ़ोन है, उस वक्त उनके पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं हुआ करता था। ले देखिए, उन्हें संगीत बजाना होता। आज हमें घूमना है, दोस्तों को समय देना है, बढ़िया आज इधर कहीं ऋषिकेश चले गए, बनारस जाना है, ये करना है, वो करना है। किसी को आप देखते हैं सक्सेसफुल म्यूजिशियन को, उसके जैसा बनना तो संभव नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। पर अब ये डिसाइड करना है कि आपको किसका संगीत पसंद आ रहा है। एक मान लीजिए मैंने 5 फ्लूट प्लेयर्स देखे या 5 संगीतकार देखे, अब मैं देख रहा हूँ किसका संगीत इनमें से मुझे बहुत ज़्यादा आनंद दे रहा है, मैं उनका संगीत, उनसे या उनकी परंपरा से वो संगीत सीख सकता हूँ और वो आनंद मैं ले सकता हूँ। वहाँ पहुँच के करना क्या है मुझे ये समझ नहीं आता। आपका नहीं, मेरा कहने का अर्थ है कि आपने खुद के लिए कुछ तो सोचा होगा कि मुझे भविष्य में ये बनना है या करना है, एटलीस्ट इस स्टेज पे पहुँचना है। स्टेज तो यही है कि जो म्यूज़िक वो जैसा बजा रहे हैं, वो जैसा सुख ले रहे हैं उस संगीत से, वो हमें भी मिले, और उससे जीवन यापन करने इतना हम अफोर्ड कर सकें, पैसा कमा सकें। पैसा बहुत ज़रूरी है, फिर से मैं कह रहा हूँ, इतना पैसा कमा सकें कि एक अच्छा सा जीवन जी सकें, और क्या चाहिए। वहाँ पहुँचने का मन नहीं है कि अभी को बहुत फेमस और वो कुछ नहीं है, अभी तक तो नहीं लगता है। आगे लगेगा तो राम जाने, पर अभी तक तो कोई ऐसा मन नहीं है। अच्छा, जैसे आपने बोला कि पैसा बहुत ज़रूरी है, किसी भी कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी है,
लेकिन सोसाइटी सोचती है कि यार कलाकार होके पैसे की बात कर रहे हो। ये तो दुर्भाग्य है, मतलब सीधी सी बात है ना। अगर कोई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप आ जाइए हमारे यहाँ फ्री में परफॉर्म कर दीजिए, आप कोई प्लम्बर बुला लीजिए, उससे बोला, उसका भी लग तो कुछ नहीं रहा है ना, आ तो वो नल टाइट कर नहीं रहा है, वो भी एक क्या तरह आपको- का हाँ, उसका एक प्रोफेशन है, उसका एक आर्ट है कि वो कैसे कर पा रहा है। उसे पैसा देना ही पड़ेगा। इसी तरह ये आर्ट भी है कि आपको, अच्छा, तो ऐसे लोग बोलते होंगे ना कि आ जाओ, पैसे नहीं दे पाएंगे। हाँ, तमाम लोग हैं कि आप आ जाइए, हम ट्रैवल कर देंगे और होटल्स कर देंगे, आप आके परफॉर्म करके जाइए, आपको एक्सपोजर मिलेगा ये और वो। उससे पेट नहीं भरेगा ना, रेंट तो खुद से ही देना है। और तो पैसा बहुत ज़रूरी है, ऐसा लगता है, मुझे लगता है सबको कुछ ना कुछ तो मतलब फ्री में करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, देखना चाहिए जहाँ अच्छे मंच है वहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए, जहाँ बढ़िया चीज़ें मिल रही है वहाँ करना चाहिए। पर ओवरऑल आपको चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए पैसा ही काम आएगा। हाँ, आपको अगर और अच्छा, लेकिन ये बांसुरी इतने इतने अलग तरह की होती है। हाँ, बांसुरी, जैसे आपने बताया कि एक तो आपने 180 की ले ली, दूसरी बांसुरी आपने 1400 रुपए की भी ली। हाँ, तो अभी इसमें 5-6 हज़ार रुपए की भी बांसुरी है, बांसुरी 15,000 की भी आती है, बांसुरी 20,000 की भी आती तो है। क्यों इतना फर्क है सब बांसुरी में? ये मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, वो बात है ही सही कि बांसुरी जो है वो मेहनत का पैसा है। वो बांस महज 200, 300, 500 रुपए का, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बढ़िया बैम्बू कोई आ गया तो 1000 रुपए का बांस है। उसके बाद उसमें जो मेकर है उसकी कलाकारी का पैसा है कि उसे कितने तराशता है, एक एक छेद। तो ये जो वादक है, मतलब जैसे आप बांसुरी बजाते हो, तो ये आप मेकर को बताते हो कि ऐसे इसको बनाओ, या फिर वो खुद से बनाते हैं और फिर वो बेचते हैं कि भाई ये एक तरह की ये है, एक तरह की ये है? ठीक है, शुरुआत में जब तक मुझे समझ नहीं थी, जब तक तो मैं डायरेक्ट मेकर से ले लेता था, लेकिन अब जब थोड़ी बहुत समझ बढ़ रही है, धीरे धीरे जैसे समझ में आ रहा है, तो बेहतर यही होता है कि मुझे लगता है एक वादक को एक मेकर मिलना बहुत कठिन है। जैसे जितना कठिन एक अच्छे गुरु के सानिध्य में आ जाना है, उतना एक मेकर मिलना भी बांसुरी वादक के लिए कठिन है। कि एक जब आपको अच्छा मेकर मिल जाता है तो फिर आप उसे बताइए कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, मुझे यहाँ दिक्कत आ रही, तो आपके हिसाब से थोड़ा उस बांसुरी मतलब को फिर वो आप कस्टमाइज कस्टमाइज करवा सकते हो? थोड़ा बहुत कस्टमाइज हो आपने सकता है। कस्टमाइज करवा रखे हैं, आपने मेकर से जाके खरीदी है? अच्छा, मेरे पास जो लगभग बांसुरियाँ हैं, कुछ कितनी है? अब ऐसे तो बताना मुश्किल है, इतनी सारी है क्या? हाँ, मतलब कुछ घर पे भी पड़ी हुई हैं, कुछ अभी कुछ दोस्तों के यहाँ पड़ी हुई हैं। फिर भी कितनी होंगी? होंगी मतलब 40-45 तो होंगी एट अ टाइम। अभी मतलब केस में होंगी 12-13 बांसुरियाँ इसमें होगी, ये भी सच में मुझे पता नहीं है कितनी है इस केस में इस वक्त। हाँ, पर हाँ होंगी, क्योंकि वो 40-45 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों के पास, जो बड़े लोग हैं उनके पास होंगी, कितनी उन्हें पता भी नहीं होगी, हो सकता है 500-600 भी हो। और वो उनके जो स्वर हैं, स्वर तो खैर नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ उसमें से जो संगीत निकलता है वो अलग अलग आवाज प्रोड्यूस करता है सारी बांसुरियों में। स्वर तो सेम ही है। हाँ, मतलब इसीलिए मैंने कहा कि संगीत जो निकल रहा है, जो आवाज आ रही है, वो हर बांसुरी की फिर अलग अलग है। हाँ, सप्तक अलग अलग है। जैसे एक स्वर का सप्तक, जैसे पिच मान लीजिए, बहुत आसान सी भाषा में, कि आप इस लोअर पिच में बोल रही हैं, फिर आप थोड़ा हायर पिच में बोल रही हैं, तो पिच का भी वो रहता है, बेस और छोटी बांसुरी में डिफरेंस रहता है, और स्वर का भी डिफरेंस रहता है। स्केल, किसी का स्वर अलग है गाने का, किसी का अलग है। तो हाँ, बांसुरी तो लगभग, मैं कह रहा था ज़्यादा बांसुरी तो 40-45 बांसुरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके पीछे ये कारण है कि बड़ा नाजुक सा इंस्ट्रूमेंट है, कैसे भी क्रैक हो जाता है। कोई बांसुरी आपने ऑनलाइन ऑर्डर करी और वो अनट्यून्ड आ गई तो आपके किसी काम की है ही नहीं। अनट्यून्ड कैसे पता चलता है कि अनट्यून्ड है या ट्यून्ड? वो सुरीली नहीं है। जैसे यूकुलेले है या फिर जो गिटार है, ठीक है, उनमें तो कुछ एक मशीन भी आती है, आप लगा सकते हो। मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे संगीत का बहुत नॉलेज उतनी नहीं है कि मैं पता करूँ कि को क्या बोलते हैं। लेकिन हाँ, मैंने देखा है कि उसमें वो ग्रीन अगर लाइट जल रही है, आप जब उनके स्ट्रिंग्स को बजाते हो तो आपको पता रहता है ट्यून हो रहा है। वो बांसुरी में कैसे वो ट्यूनिंग होती है, वो कैसे पता चलता अच्छा, है? जो मैं बता रहा था, अनट्यून्ड बांसुरी आती है। कई बार होता क्या है कि मेकर अपनी समझ के हिसाब से बांसुरी बनाते हैं, सबका अपना अपना। अच्छा, मेकर, मैं थोड़ा सा बांसुरी बाहर करके बजाता हूँ तो अब वो मेरे लिए अनट्यून्ड है, क्योंकि मेरी आदत है मैं थोड़ा सा बाहर ही करके बजाता हूँ, मेकर थोड़ा सा अंदर करके बजाता है, वो उस हिसाब से मतलब कि आप उसको पकड़ कैसे रहे हो, ये भी एक कला है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये भी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। और इसमें ट्यून करना, आई थिंक शास्त्रीय संगीत में तो ट्यून करने के लिए कोई वो है नहीं, ना फोन है, ना ग्रीन कलर की कोई लाइट जलती है। शास्त्रीय संगीत में तानपुरा है, तानपुरे के हिसाब से आप चलो, और बाकी
वो स्वर दिमाग में है जो गुरुजी से सिखाया हुआ है, उस हिसाब से आपको चलना पड़ता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। मतलब आपको शायद ही जो क्लासिकल म्यूजिशियंस है शायद ही कोई मिलेंगे जो सॉफ्टवेयर लेके अपना इंस्ट्रूमेंट ट्यून कर रहे होंगे, बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कोई करते होंगे। अच्छा, वो खुद ही जो दिमाग में उनको तानपुरे के हिसाब से, तानपुरा आपने देखा होगा, एक बॉक्स रहता है इतना सा जो अक्सर क्लासिकल म्यूजिशियंस परफॉर्म करते वक्त रखते हैं, तो वो बॉक्स ऑल्टरनेट है। अकॉस्टिक तानपुरा तो कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि, और अकॉस्टिक तानपुरा हर कोई ट्यून भी नहीं कर पाता है, तो क्लासिकल म्यूजिशियंस का ट्यूनर तानपुरा है, ये मान लीजिए। उससे वो बांसुरी को ट्यून करते हैं। हाँ, उससे फिर बांसुरी कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट आप ले लीजिए, फिर वो आप तबला भी ले लीजिए, तबला भी ट्यून होता है, सितार ट्यून होता है, वो सब तानपुरे के हिसाब से ट्यून होता है। तो आप बांसुरी को तानपुरे के हिसाब से बजा के देखेंगे, हाँ ये बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, क्या स्वर ऊपर है क्या नीचे है। तो लगभग 40-45 बांसुरियाँ आपके पास हैं। हाँ, जिसमें से काम की कुछ 20 मान लीजिए, 22 मान लीजिए, जिन्हें आप प्ले करते हो। हाँ, तो हर गाने के और भजन के हिसाब से फिर वो अलग अलग बांसुरी होती है। हाँ, वो वोकलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर सोलो परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर इतनी बांसुरियों की ज़रूरत नहीं है, हार्डली आपको 1 या 2 या 3 बांसुरियों की ज़रूरत है। लेकिन उसमें इतने सारे गीत निकल पाएंगे फिर? हाँ बिल्कुल, एक ही में हर बांसुरी में हर गीत निकल सकता है। इट्स ऑल अबाउट स्केल के, आपका गाने का स्वर कितना ऊपर है, किसका कितना नीचे है। बहुत से गाने वो उस संगीतकार या संगीतज्ञ के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, कि वो किस तरह से बजा रहा है। मतलब हाँ, उसका स्केल क्या है, उस पे बांसुरी डिपेंड करेगी। मैं बांसुरी वादक हूँ, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है तो मैं चेंज कर सकता हूँ। वोकलिस्ट के पास तो एक ही गला है, वो तो एक ही गले से गाएगा, वो चेंज नहीं कर सकता है स्केल। वो स्केल कर सकता है लेकिन जहाँ तक उसका कंफर्ट है इतना ही वो नीचे जा सकता है, इतना ही ऊपर जा सकता है। जैसे आप देखते होंगे, आप भी अगर गाने गुनगुनाते हो तो कोई गाना आप आसानी से गा लेते होंगे, कोई ऊपर है तो आपको गाने में दिक्कत होगी। हाँ। तो इसलिए जिसका जो कंफर्ट जोन है गाने का, उस हिसाब से वो बांसुरी का यूज होता है। खैर, आपने बताया कि आपने बांसुरी सीखी। ये जो हम कई बार सुनते हैं ना, संगीत के अलग अलग घराने होते हैं। मुझे बनारस से याद है, एक बनारस घराना भी है। ये घराने क्या होते हैं, मतलब ये कैसे तय होता है कि ये घराना है, ये घराना है? घराने से मतलब क्या है? अच्छा, बहुत आसान भाषा में मुझे जो लगता है वैसे मैं बता देता हूँ कि आप या एक रेस्टोरेंट ले लो, उसका एक स्टाइल है खाना बनाने का, वो उसका स्वाद अलग है, इस रेस्टोरेंट का स्वाद अलग है, इस रेस्टोरेंट का स्वाद। जैसे कोई खाने की चेन मान लीजिए, अब वो उस चेन का खाना आप कहाँ पर भी खाएंगे तो आपको स्वाद लगभग सेम ही दिखेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, वो सेम ही दिखेगा। वैसे ही घराने हैं, उनका स्पेसिफिक अपना एक परफॉर्मिंग स्टाइल है, अपना एक गायन शैली या वादन शैली है, उससे वो जाने जाते हैं। जैसे बनारस घराने में आपको ठुमरी और लोक संगीत बहुत ज़्यादा है और बड़ा अद्भुत है। मतलब चैती, ठुमरी और जितना फोक म्यूज़िक है यूपी का, अद्भुत है। सारे फोक बहुत अच्छे हैं। मुझे वो बनारस से ही शुरू होगा। हाँ, तो वो उनका फोक रिप्रेजेंट करते हैं उसमें, उनके क्लासिकल में वो दिखता है बहुत इजीली, बहुत अच्छा स्टोरी और सब कुछ। तो हर घराने की अपनी एक शैली है गाने बजाने की, तो जो एक गाने बजाने की शैली है वो उस शैली का एक घराना हो गया। तो सबके अपने अपने ऐसे घराने हैं। आज के समय पे तो सब अपना अपना गाते बजाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये घराने लेकिन शुरू कहाँ से हुए? घराने शुरू, मुझे इसके बारे में बहुत ठोस तो कुछ याद नहीं है, पर लगभग हर घराने का अपना अपना स्टाइल। ये हज़रत अमीर खुसरो जब आए थे तो उसके बाद जैसे जैसे लोगों ने संगीत सीखना स्टार्ट किया, पिक किया, जैसे मियाँ तानसेन हरिदास, स्वामी हरिदास जी से वो थे, उनके डिसाइपल थे। तो मियाँ तानसेन के बाद उस वक्त तक तो ध्रुपद ही चलता था। फिर जब अमीर खुसरो आए उसके बाद ये आने लगा, क्या कहते हैं अपना ख्याल गायन आया। ख्याल गायन के बाद फिर अपने अपने लोक संगीत के हिसाब से लोगों ने उस संगीत को सीखना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे वो घराने बनते चले गए। उसमें आई थिंक 3 जनरेशन का कुछ रहता है कि अगर 3 जनरेशन एक जैसा संगीत गा रही बजा रही हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ इजाद किया है, कुछ नया डाला है संगीत में, और 3 जनरेशंस मेरी वो बजा रही हैं और उससे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, एसोसिएट है, तो फिर वो एक घराना बन गया। अच्छा, तो उसमें फिर अलग अलग फिर शिष्य, हाँ, फिर गुरु शिष्य परंपरा है और वो उस घराने के होते चले जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, वो गायक हैं वो इस घराने के हैं, ये गायक हैं वो उस घराने के हैं। तो वो शुरुआत अब पता नहीं, हर घराने की अपनी अपनी शुरुआत है, किसी किसी से तो शुरू हुआ है, कुछ का मुझे याद है, कुछ का नहीं याद है, पर हाँ वो एक जो गायन वादन की शैली है वो उसे कंटिन्यूअसली सीखते जा रहे हैं नीचे नीचे गुरु शिष्य परंपरा में,
उसके हिसाब से वो चला आता जा रहा है। जैसे देखा जाए तो बनारस घराने में आपने बांसुरी सुना होगा कि बांसुरी है, पर बनारस घराने में बांसुरी पहले नहीं था, पहले शहनाई से बांसुरी आया है बनारस घराने में। ऐसे ही मैयर घराने में भी बाद में बांसुरी आई है, जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने काफ़ी बाद, अभी तो इतना पॉपुलर सिर्फ उन्हीं की वजह से हुआ है ये इंस्ट्रूमेंट, मतलब बिल्कुल। क्या ही कहना। उससे पहले तो लेकिन कृष्ण थे। उससे पहले श्री कृष्ण थे। अच्छा, इसमें भी एक और चीज़ है कि श्री कृष्ण जब थे तो तब बड़ी बांसुरी आपने कभी भी श्री कृष्ण के हाथ में इतनी बड़ी बांसुरी नहीं देखी होगी जितनी बड़ी बांसुरी। इतनी बड़ी तो नहीं देखी है, इतनी बड़ी नहीं देखी ना, हमेशा श्री कृष्ण के पास में छोटी बांसुरी होती है। तो छोटी बांसुरी लोक संगीत में तो मुझे लगता है पहले भी बजती होगी, तो लोक संगीत से इसे क्लासिकल का जो ये रिवॉल्यूशन कह लो या जो भी चेंज मेजर किया है, ये पंडित पन्नालाल घोष ने किया है। तो पन्नालाल घोष जी ने ये बड़ी बांसुरी फिर बनाई, छोटी से बड़ी बांसुरी उन्होंने बनाई और फिर शास्त्रीय संगीत की परफॉर्मेंस। तो उसमें कुछ ध्वनि अलग हुई छोटी बांसुरी से जब बड़ी बांसुरी बनी? हाँ। तो कुछ साउंड कुछ अलग हुआ या कुछ ऐसा? अच्छा, उसके स्वर और ज़्यादा शुद्ध हो गए, वो शास्त्रीय संगीत के हिसाब से स्वर हो गए उसके। अच्छा। जैसे लोक संगीत में तो लोक संगीत बज रहा है, अभी हो सकता है कि हर जगह का लोक संगीत अपने अपने हिसाब से बना हुआ है, तो बांसुरियाँ उनके हिसाब से बनी हुई थी। मुझे लगता है बांसुरी हर जगह है, नेपाल चले जाओ आप, चाइना चले जाओ, इधर अगर और कंट्रीज़ में देखें तो नेटिव अमेरिकन फ्लूट है, बांसुरी काफ़ी पॉपुलर साज है जो हर देश में लगभग मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, और है भी सही। तो हमारे हिसाब से हमारे यहाँ पे लोक संगीत में ज़्यादातर बांसुरी थी, शास्त्रीय संगीत में नहीं थी। तो शास्त्रीय संगीत में इसे पन्नालाल घोष लेके आया। उसके बाद वो फिर शास्त्रीय संगीत में भी आया। उसके बाद ये शास्त्रीय संगीत में आया। रमन, कुछ सुन लें आपसे फिर? हाँ, बिल्कुल, बताइए क्या सुनना चाहेंगे? जो भी आप सुनाना चाहें। मैं आपको राग यमन का एक छोटा सा आलाप सुनाता हूँ। अच्छा है रमन। धन्यवाद। और इतना म्यूजिक सुनने के बाद फिर मन नहीं करता बातें करने का। मुझे लगता है कि म्यूजिक ही चलता रहना चाहिए। म्यूजिक भी सुना है और सुना देंगे। बहुत मेडिटेटिव लेकिन लगता है ना म्यूजिक सुनना। आप खुद भी मेडिटेशन करते हो? हाँ, मैं बांसुरी बजाता हूँ सिर्फ। वही मेडिटेशन है। बीच में कोशिश भी करी पर मुझे लगा इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। जिस दिन अच्छा बज गया, जिस दिन स्वर लग गया, उस दिन आनंद आ जाता है। रोज नहीं होता है, ये भी है। अब वो है कि कोशिश है कि और सीखा जाएगा, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा जब रोज ही बहुत आनंद आने लग जाए। कई बार बहुत अच्छा हो जाता है, कई बार ऐसा ही है। अच्छा रमन, हम अभी गुरु की बात कर रहे थे, घरानों की बात कर रहे थे। आपको लगता है कि आपको आपकी बांसुरी के लिए जिन गुरु की तलाश है वो मिल गए हैं, या अभी प्रक्रिया है ढूंढने की? मुझे अभी लगा है पिछले कुछ वक्त पहले कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। मतलब जो गुरु मुझे, हाँ,
जो चाहिए था वो मिल गया, पर अभी गुरु के लिए तो मुझे अभी पिछले कुछ वक्त पहले लगा है कि हाँ, जो गुरु मुझे चाहिए थे वैसे मिल वैसे गए। आपने कैसा शेप दिया है? मुझे। अच्छा, ये जो मैं कह रहा था ना कि मुझे कोई ऐसा वो है नहीं, वो मुझे बनारस जाके काफ़ी अच्छा लगा कि वहाँ वहाँ इतना लोग जीवन जीने को लेके बड़े आसानी से वो लोग जीवन जीते हैं। उन लोग के जीवन में टेंशन है ही नहीं इतना। जो अभी तो खैर बाहर के बहुत लोग पलायन करके बनारस में आ गए, जो वहाँ के मूल लोग हैं वो बड़े अद्भुत हैं। वो सब प्रतिष्ठित हैं, बहुत नॉलेज है, पर उनको मुझे नहीं लगता कि वो बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ अपना जीवन जीते हैं। वो बढ़िया है, आज का दिन कितने आनंद से जीना है वो ये जानते हैं। उन्हें पता है आनंद कहाँ मिलेगा जीवन में, वो मज़ा लेके जीवन जीते हैं। बढ़िया खाना पीना, बातें करना और अद्भुत प्रेम, वो जगह ही अलग है। मतलब अलग ही है सच में। वहाँ के लोग भी अलग ही हैं। तो वहाँ जाके संगीत को जो शेप मिला तो मिला, लेकिन वो जीवन को एक अलग शेप मिली, दिशा मिल गई। दिशा मिली। मुझे मज़ा आया वहाँ रह के। मैं फिर से रहना चाहूँगा अगर मौका मिलेगा कभी तो, और अच्छे खासे समय रहना चाहूँगा। और जबकि शहर रूप से देखा जाए तो बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। इतनी भीड़ है कि मतलब हो सकता है वो अपना BHU वाला लंका से और गदौलिया वाला जो रास्ता है वो, उसमें ट्रैफिक कभी कभी तो बहुत एक्सट्रीम ट्रैफिक होता है। आप जा भी नहीं सकते हो सकता है कभी पहुँचे तो 10 मिनट में पहुँच जाए, कभी लगे तो घंटा भी लग जाए। तो इतना ट्रैफिक है, पर वो जगह है बहुत सुंदर है, अद्भुत है। मतलब वहाँ के लोग बढ़िया हैं। बनारस में वाकई रस है। हाँ, अरे बहुत रस है, बहुत ज़्यादा रस है। बनारस के लोग बढ़िया हैं, वहाँ का संगीत बढ़िया है। और मुझे लगता है कि बनारस में संगीत भी हर व्यक्ति प्रोफेशनली म्यूजिशियन नहीं है वहाँ पे। हर व्यक्ति एज एन प्रोफेशन चूज़ नहीं करता है म्यूज़िक को। क्योंकि घाट पे भी मैं एक नाव वाले को जानता था, वो केवट हैं वहाँ पे। इतना अद्भुत ठुमरी और इतने बढ़िया बढ़िया कॉम्पोजिशन है उनके, बहुत बढ़िया कॉम्पोजिशन, खुद के बनाए हुए अद्भुत है। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया कॉम्पोजिशन है। पर वो चला तो ना हो रहे हैं। अब आप देखिए, ऐसे ही वहाँ एक बार की बात है, वहाँ पे एक चाय की दुकान है, काफ़ी पॉपुलर चाय की दुकान है। जो बनारस गए हों वो पॉपुलर से समझ गए होंगे। तो वहाँ पे भी कभी भी संगीत ऐसे छेड़ देते हैं लोग, और फिर देखो गा रहे हैं, आनंद आ रहा है अपने आप में, तो बढ़िया है। मतलब आप मेडिटेशन सेशंस भी करते हो ना? हाँ, बांसुरी से। हाँ। कैसे वो सेशंस होते हैं, उनमें क्या होता है, कैसे वो हेल्प करता है लोगों को? सो बेसिकली वो साउंड बाथ सेशंस अभी पिछले साउंड बाथ तो साउंड से नहलाना तो अभी पिछले कुछ वक्त पहले ही स्टार्ट किया है हम लोगों ने। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे दिमाग में काफ़ी वक्त से था। मुझे और भी जो दोस्त लोग हैं वो कहते थे कि तू ऐसा कर, ये बढ़िया है, लोगों को पसंद आएगा। और मुझे कोई इतना खास इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि कहाँ वो बाबा की तरह बैठ जाओ, सब लोग बैठे हुए हैं सब और वो चल रहा है। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये तो आने वाले समय में लोगों को बहुत हेल्प कर रही है चीज़। अभी रिसेंटली जब मैं दुबई गया था तो मैंने लोगों के एंजाइटी डिप्रेशन में उनको हेल्प करता है। मैं जब अभी दुबई गया था, उधर फ्यूचर म्यूजियम में डेडिकेटेड एक फ्लोर था जो साउंड बाथ और साउंड हीलिंग को डेडिकेट था। फ्यूचर म्यूजियम में मतलब वो उसमें पूरा फ्यूचर है, 4-5 फ्लोर का वो बना हुआ है। एक में तो ये है कि पूरा स्पेस में जाके कैसा क्या होगा वो है। एक में अमेज़न फॉरेस्ट की जितनी स्पीशीज़ हैं जो वो है। एक में AI को लेके है। तो उस जगह पे एक फ्लोर में पूरा साउंड हीलिंग था। तो मुझे लगा इस चीज़ में, और बेसिकली देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत हीलिंग का ही कर रहा है, हीलिंग का ही काम है। परफॉर्मिंग तो चलो अब हो गया कि जाकिर हुसैन खान साहब के भी एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, वो कह रहे थे कि शास्त्रीय संगीत बहुत बड़े कॉन्सर्ट और उनके लिए बना ही नहीं है। वो बना है कि शांति से लोग बैठे तसल्ली से छोटी सी गैदरिंग में और वहाँ पे गाया बजाया जाए। अच्छा रमन, हम अभी गुरु की बात कर रहे थे, घरानों की बात कर रहे थे। आपको लगता है कि आपको आपकी बांसुरी के लिए जिन गुरु की तलाश है वो मिल गए हैं, या अभी प्रक्रिया है ढूंढने की? मुझे अभी लगा है पिछले कुछ वक्त पहले कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। मतलब जो गुरु मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, पर अभी गुरु के लिए तो मुझे अभी पिछले कुछ वक्त पहले लगा है कि हाँ, जो गुरु मुझे चाहिए थे वैसे मुझे मिल गए। तो रमन, शहरों का भी बहुत फ़र्क पड़ता है संगीत पर।
मतलब हर शहर की क्योंकि अपनी एक तासीर होती है, तो ये संगीत में कोई अलग मेजर रोल प्ले करता है, ऐसा है? ऑल अबाउट इम्प्रोवाइजेशन, पूरा एक प्रोसेस है जो मुझे लगता है कि आप आलाप से शुरू करते हैं, फिर आपका जोड़ आता है, फिर झाला आता है, फिर कॉम्पोजिशन आता है, फिर कॉम्पोजिशन आपका विलंबित मतलब स्लो ताल में चलता है, फिर मध्य लय में आता है, फिर द्रुत लय में आता है। तो वो एक प्रोसेस है जो ऑडियंस को ग्रैब करता है, आनंद देता है कि आलाप है तो वो पहले जिस समय का राग है, मान लीजिए सुबह का राग है, अहिर भैरव राग है, आप सुबह सुबह सुन रहे हैं, तो आलाप पहले माहौल बनाता है थोड़ी देर तक, लोगों को सुन के स्लोली आलाप में मज़ा आता है। आर्टिस्ट को भी वो पहले आलाप इसलिए बजाता है कि वो आगे जो 1.5 घंटा बजाने वाला है वो आलाप बजा के पूरा राग अपने दिमाग में बिठा ले, अपना एक ऑरा सेट। इतना अद्भुत है बनारस के 1 महीने में भी आप, मुझे नहीं लगता कि घूम पाएगा कोई व्यक्ति। बहुत इतनी स्टोरीज हैं, इतने मंदिर हैं, इतनी कहानियां हैं, घाट है, घाटों की अलग कहानी है, घाटों की अलग कहानी है, हर आदमी की एक अलग कहानी है, वहाँ के लोग अद्भुत हैं। तो वो आपके संगीत को बनारस ने कैसा शेप दिया है? मुझे अच्छा, ये जो मैं कह रहा था ना कि मुझे कोई ऐसा वो है नहीं, वो मुझे बनारस जाके काफ़ी अच्छा लगा कि वहाँ इतना लोग जीवन जीने को लेके बड़े आसानी से वो लोग जीवन जीते हैं, उन लोग के जीवन में टेंशन है ही नहीं इतना। जो अभी तो खैर बाहर के बहुत लोग पलायन करके बनारस में आ गए, जो वहाँ के मूल लोग हैं वो बड़े अद्भुत हैं, वो सब प्रतिष्ठित हैं, बहुत नॉलेज है, पर उनको मुझे नहीं लगता कि वो बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ अपना जीवन जीते हैं। वो बढ़िया है, आज का दिन कितने आनंद से जीना है वो ये जानते हैं, उन्हें पता है आनंद कहाँ मिलेगा जीवन में, वो मज़ा लेके जीवन जीते हैं। बढ़िया खाना पीना, बातें करना और अद्भुत प्रेम, वो जगह ही अलग है, मतलब अलग ही है सच में, वहाँ के लोग भी अलग ही हैं। तो वहाँ जाके संगीत को जो शेप मिला तो मिला, लेकिन वो जीवन को एक अलग शेप मिली, दिशा मिली। दिशा मिली, मुझे मज़ा आया वहाँ रह के, मैं फिर से रहना चाहूँगा अगर मौका मिलेगा कभी तो, और अच्छे खासे समय रहना चाहूँगा। और जबकि शहर रूप से देखा जाए तो बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतनी भीड़ है कि मतलब हो सकता है वो अपना BHU वाला लंका से और गदौलिया वाला जो रास्ता है वो, उसमें ट्रैफिक कभी कभी तो बहुत एक्सट्रीम ट्रैफिक होता है, आप जा भी नहीं सकते, हो सकता है कभी पहुँचे तो 10 मिनट में पहुँच जाए, कभी लगे तो घंटा भी लग जाए, तो इतना ट्रैफिक है, पर वो जगह है बहुत सुंदर है, अद्भुत है, मतलब वहाँ के लोग बढ़िया हैं। बनारस में वाकई रस है। हाँ, अरे बहुत रस है, बहुत ज़्यादा रस है, बनारस के लोग बढ़िया हैं, वहाँ का संगीत बढ़िया है, और मुझे लगता है कि बनारस में संगीत भी हर व्यक्ति प्रोफेशनली म्यूजिशियन नहीं है वहाँ पे, हर व्यक्ति एज एन प्रोफेशन चूज़ नहीं करता है म्यूज़िक को, क्योंकि घाट पे भी मैं एक नाव वाले को जानता था, वो केवट हैं वहाँ पे, इतना अद्भुत ठूम्स विदिन, मैं सीख के भी आऊँगा ना। दिल्ली में भी परफॉर्म किया है आपने? हाँ, दिल्ली में भी कई बार किया है। दिल्ली का एक बढ़िया, सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस मेरा तालकटोरा स्टेडियम का रहा है, मैंने 2022 में ही परफॉर्म किया था, और लगभग 8-10 हज़ार लोग ऐसे बैठे हुए हैं। जब तक तो मुझे बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं थी, हालांकि ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है वो तो खैर समय के साथ लगेगा ही सही। आज भी यहाँ पॉडकास्ट दे रहा हूँ और 5 साल बाद लगेगा ये देखूंगा तो क्या और कुछ अच्छा कह सकते थे, बोल सकते थे, क्या करके आया हूँ, हो सकता है तो अभी वही लगता है कि वो क्या करके आया था, पर वो बहुत अच्छा अनुभव था मेरा। मैं 8-10 लोग हैं और मैं अकेला बांसुरी बजा रहा हूँ, 8-10 हज़ार लोग हैं और अकेला ही बांसुरी बजा रहा हूँ, और वो भी ट्रैक पे, सोलो परफॉर्मेंस। तो मज़ा आया था। फिर से एक सोलो परफॉर्मेंस दे दो। हाँ, ज़रूर ज़रूर। क्या सुनाया जाए? एक मेरा ही कॉम्पोजिशन है, वो मैं सुनाऊंगा। अच्छा, आप खुद कॉम्पोजिशन भी करते हैं? हाँ, मतलब कोशिश। ये अभी मन है कुछ वक्त में रिलीज़ करेंगे, देखेंगे समय मिलेगा तो। होली के ऊपर ये है, अब मैं गाता तो नहीं हूँ, नहीं तो मैं गा के भी बताता क्या शब्द हैं इसके, लेकिन मैं बजा के ज़रूर बताता हूँ।
शुक्रिया। ये इतनी जल्दी खत्म क्यों हो रहे हैं सारे संगीत? अच्छा, वो 5 मिनट का सेट है या 2 मिनट का सेट है, तो क्लासिकल इज ऑल अबाउट इम्प्रोवाइजेशन। पूरा एक प्रोसेस है जो मुझे लगता है कि आप आलाप से शुरू करते हैं, फिर आपका जोड़ आता है, फिर झाला आता है, फिर कॉम्पोजिशन आता है, फिर कॉम्पोजिशन आपका विलंबित मतलब स्लो ताल में चलता है, फिर मध्य लय में आता है, फिर द्रुत लय में आता है। तो वो एक प्रोसेस है जो ऑडियंस को ग्रैब करता है, आनंद देता है कि आलाप है तो वो पहले जिस समय का राग है, मान लीजिए सुबह का राग है, अहिर भैरव राग है, आप सुबह सुबह सुन रहे हैं, तो आलाप पहले माहौल बनाता है थोड़ी देर तक, लोगों को सुन के स्लोली आलाप में मज़ा आता है। आर्टिस्ट को भी वो पहले आलाप इसलिए बजाता है कि वो आगे जो 1.5 घंटा बजाने वाला है वो आलाप बजा के पूरा राग अपने दिमाग में बिठा ले, अपना एक ऑरा सेट कर ले। खैर रमन, कुछ 1-2 और म्यूज़िक सुन के फिर हम इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे। उससे पहले आप अपनी योजनाओं को लेकर कुछ बताइए, क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं संगीत को लेके, बांसुरी को लेके? क्या लगता है कि क्यों इतना स्पेशल है ये इंस्ट्रूमेंट जिसको खुद भगवान ने अपने लिए चुना? बढ़िया सवाल। तो एक तो साक्षात श्री कृष्ण का साज है। अच्छा, भगवान ने क्यों चुना ये तो भगवान ही जाने, पर जितना मुझे लगता है, क्योंकि ये तो कैसे बताना ही असंभव है कि भगवान ने क्यों चुना, पर मुझे जितना लगता है कि मतलब बांसुरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कुछ है ही नहीं, बांस का टुकड़ा है, इसलिए आप ये बात बोल सकते हैं। बांस का टुकड़ा है। मुझे लगता है कि अच्छा रिप्रेजेंट करे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अहंकार से इंसान को, मतलब जैसे ये खाली होती है जब भी इसमें स्वर अच्छे बजते हैं, वैसे ही एक शरीर से इंसान खाली होगा तभी वो बांसुरी में अच्छे स्वर फूंक सकता है। मतलब जो अहंकार से खाली होगा तभी वो उसमें बांसुरी और जैसे स्वर सुनाई देंगे। खाली बांस है, और मुझे लगता है कि ऐसा साज है कि आप वैसे हर इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, लेकिन बांसुरी का एक विशेष प्रभाव है। आप खुश हैं तो बांसुरी बजा लीजिए, दुखी हैं तो आप देख लीजिए ऐसी विरह की बांसुरी बजती है। श्री कृष्ण ने इसीलिए लिया होगा कि कभी जब खुश होकर बजाते थे तो अपने सखाओं के साथ खेलते थे, गैया खेलती थी इधर उधर, गोपियाँ खुश होती थी, कई बार विरह में भी बजाई होगी श्री कृष्ण ने बांसुरी, तो वो विरह में बज जाती है, वो सुख में बज जाती है। तो मुझे लगता है नवरस जो हैं वो नवरस बांसुरी में बहुत आराम से बज सकते हैं और वो आनंद दे सकते हैं एग्जैक्टली कि हाँ ये मज़ा आ रहा है। तो मुझे लगता है यही एक मुख्य कारण रहा होगा उनका वो इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए। शुक्रिया। ये इतनी जल्दी खत्म क्यों हो रहे हैं सारे संगीत? हाँ, और जिस बांसुरी को सुन के तमाम गोपियाँ आ रही हैं, हम सुनते हैं ना कि वो पेड़ पे चढ़ के बांसुरी बजाते थे और सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। हाँ, कितना सुंदर इमेजिनेशन है, आप देखिए, बढ़िया, अद्भुत। मुझे लगता है कि बांसुरी एक बहुत ही अद्भुत इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, बहुत बढ़िया। इसके बारे में तो जितनी बात कर सकते हैं अपन कर सकते हैं। खैर, बांसुरी बजानी आती तो ये तो खैर मेरे को भी बजानी आती तो और भी कमाल की बात हो जाती, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको नहीं आती है, जब वो आप जैसे लोगों को देखते हैं और सुनते हैं तो बड़े आनंद से भरते होंगे, आई एम श्योर। और आप तो मेडिटेशन सेशंस, हीलिंग सेशंस भी करवाते हो बांसुरी के साथ,
तो ये एक अलग तरह का अनुभव और एक्सपेरिमेंट भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी वही साउंड बाथ वाला जो हमारी बात शायद अधूरी रह गई थी या चल रही थी, तो वो अभी हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि वही बता रहा था कि शास्त्रीय संगीत पूरा एक हीलिंग के उससे ही बना हुआ है, हील करने के लिए ही बना हुआ है, लोगों को आनंद देने के लिए, किसी भी तरीके से वो हील करे। तो साउंड बाथ का सेशन अभी यही है कि जो भागा दौड़ी से, जो बहुत ज़्यादा शहरों में भाग रहे हैं इधर उधर, जिसके पास समय मिले, थक गए, वो 1-2 घंटे के लिए आए और जो थोड़ा बहुत आता है हमें, वो उन्हें बिठा के तसल्ली से उन्हें एक छोटा सा ध्यान करवाया जाए, जिससे बढ़िया। मैं बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल देता हूँ उसके लिए कि कोई थाली है, अगर आप जिसमें खाना खा रहे हैं, अगर वो सही से वॉश नहीं हुई, उसमें कोई छोटा मोटा दाग रह गया, पहले का कोई फूड पार्टिकल रह गया, तो आप उसमें खाना, अगर आपने ले भी लिया खाना, तो आप मन नहीं करेंगे, सही से नहीं, मन से नहीं खाएंगे। पर वो थाली जब पूरी साफ़ हो जाएगी तो आप बड़े चाव से वो खाना खाएंगे, है ना। तो वैसे ही कोशिश ये है इन सेशंस के माध्यम से कि जो सुनने आ रहा है उसको पहले ध्यान करा के प्रेजेंट में लाया जाए कि आप यहाँ हैं, अब तसल्ली से, आपका ये है कि अब आप इसे सुन सकते हैं, अब आप तसल्ली से सुनिए। पहले वो अपने मन से रिक्त हो जाएं, मन से रिक्त, तभी वो कुछ अच्छा उसमें भर पाएंगे। तो ठीक है, अब वो देखा जाए तो हो सकता है लोगों को उचित ना लगे। मुझे कुछ लोग कहते भी हैं कि क्या है, कोई लेटा हुआ है और आप बजा रहे हो, रेस्पेक्ट वाले पर्पज से। मुझे नहीं चाहिए ऐसी इज्जत कि कोई बेमन से ही बैठ के सुन रहे हैं। मतलब सुनते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं जो अच्छा बजाते हैं, उनका तो कुछ कहने, पर मेरा ये रहता है कि जितना थोड़ा बहुत मुझे आ रहा है, सेशन, हीलिंग सेशन के माध्यम से, हीलिंग भी नहीं कह सकते, साउंड बाथ सेशन के माध्यम से ही रहता है कि कोई आए, तसल्ली से लेटे। आप खुद सोचिए ना, आप अगर अभी मैं ऐसा बैठा हूँ और मुझे सुखासन में बैठ के सुख नहीं है, मेरा पाँव दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रही है, और फिर कोई संगीत सुना रहा है, तो वो कुछ तो जाएगा, पर वो आनंद नहीं ले पाएगा। और वही संगीत आप जब रात को सोते वक्त बेड पे आप स्पीकर लगा के म्यूजिक सुनते हो, उसका आनंद दुगना हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है दुगना आनंद हो जाता है। तो वैसे ही कोशिश रहती है कि वो जो संगीत है बढ़िया आराम से एक सेशन में लेटाया जाए लोगों को, जिसको जैसे सुनना है वैसे, उनके कंफर्ट जोन में, और फिर वो म्यूजिक एक घंटे के लगभग का वो सेशन हम लोग करते हैं। मुझे लगता है संगीत ना सिर्फ संगीत सुनना तो हील करता ही है, संगीत की बातें भी अपने आप में कितनी ज्यादा हीलिंग होती है। हाँ, संगीत की बातें हीलिंग है। इवन मैं तो अपने जो दोस्त हैं, जो जानकार लोग हैं, जिन, मतलब एक तो मेरी जो उम्र है उसके हिसाब से मेरे लगभग सारे दोस्त मुझसे बड़े ही हैं, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। तमाम काफ़ी वक्त पहले से सारे अनुभव भी मिल जाते हैं, बहुत सारे, कितने सब लोग बड़े हैं उम्र में, सब वर्किंग, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, सब लोग बड़े। मेरी उम्र के जो मेरे दोस्त हैं वो सिर्फ मेरे स्कूल के दोस्त हैं और कुछ बचपन के दोस्त हैं। तो जो बड़े हैं, लगभग कुछ लोगों की शादियां भी हो गई है, उनके बच्चे भी हो गए हैं। तो मैं उनसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि अपने बच्चे को, जो बेटा बेटी जो भी हुआ, रिसेंटली अभी एक दोस्त की बेटी भी हुई, तो मैंने उन्हें यही बोला कि आप कुछ करना मत करना। आज के समय में तो आप देख ही रहे हैं कितना कंपटीशन नहीं, माहौल बाहर। मैं तो जयपुर में देखता रहता हूँ कितना क्लब्स वॉब्स, इधर जाना करना, खूब इधर उधर भटक रहे हैं लोग, नशे। तो मैं उनसे ये ज़रूर कहता हूँ कि इसको प्रोफेशनली संगीत कराना नहीं कराना, वो इसका मन है, पर इसे एक बार जब थोड़ी समझ हो जाए 5-7 साल की, किसी संगीत के गुरु के पास ज़रूर भेजना। कुछ सीखे ना सीखे, व्यक्ति अदब ज़रूर सीख जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे संगीत में लगती है। मैं 12 तक था बड़ा शैतान इंसान, मान लो, कैसा भी मान लो, अभी वो कैमरे पे तो क्या ही बोलूँ, पर बिल्कुल उचित व्यक्ति नहीं था, मुझे इतना पता है। अब क्योंकि उस वक्त सब संगत और तमाम चीज़ें मैटर करती है कि अलग ही पूरा दिन और रात का बदलाव है। पर इसमें है, किसी को भी, बच्चे को अगर संगीत ज़रूर सिखाना चाहिए जीवन में। हाँ। और वो सीखे ना नहीं सीखे, वो उसके ऊपर है, पर किसी गुरु के सानिध्य में रखना चाहिए। वो अदब सीख जाता है, रेस्पेक्ट, माताजी पिताजी की रेस्पेक्ट करना, गुरु की रेस्पेक्ट करना, इम्पोर्टेंस, वो खुद अपने आप में मुझे लगता है उसकी जीवन शैली फिर मेडिटेटिव हो जाती होगी। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज के समय पे गुरु शिष्य परंपरा और भी जगह बची हैं, पर देखा जाए तो मेजरली जो सबसे बड़ा जो रूप है गुरु शिष्य परंपरा का, वो संगीत मात्र ही है आज के अभी के समय पे। तो वही एक जगह है जहाँ पे आप गुरु के सानिध्य में रख के संगीत तो सीखेगा, आगे करेगा, वो सब बात अपनी जगह ठीक है, पर एक जीवन जीना जरूर सीख जाएगा। हर आर्ट फॉर्म के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति दया भाव वो समझेगा कि कैसे क्या होता है, कैसे बिहेव करना। हाँ, तो वो बहुत ज़रूरी है कि किसी को भी, जो बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्हें संगीत सिखाना बहुत ज़रूरी है।
सिखाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और इसीलिए जो आज का सेशन है, जो जो पॉडकास्ट की बातचीत हुई है पूरी, ये भी इतनी मेडिटेटिव है, इतनी ज़्यादा, इतनी हीलिंग है, क्योंकि हम संगीत की ही बात कर रहे हैं। जी। और जब हम संगीत की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती, कहीं कुछ ऐसा नहीं होता जो डिसरिस्पेक्टफुल हो। हाँ। इतनी शानदार, इतनी इतनी ऊर्जा को बढ़ाने वाली ये बातचीत होती है, मज़ा आ जाता है। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर कविता कहानी वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कविता खुद अपने आप में संगीत है। बिल्कुल। हर कविता के पीछे संगीत है। गज़लों में तो खैर होता ही है, गीतों में भी होता है, लेकिन कविता का भी अपना एक संगीत है। तो कविता और संगीत अलग अलग तो नहीं है, जो बिल्कुल कविता नहीं। है वही संगीत है। तो बहुत बड़ा अच्छा लगा लेकिन रमन आपसे बातचीत शुक्रिया। करके। और मुझे उम्मीद है जो 5 साल बाद हमें और भी जो बातचीत जानने को मिलेगी ना, ज़रूर ज़रूर। हाँ, वो कुछ और अलग तरह की होगी। लेकिन जाते जाते आपसे कुछ गज़ल अगर आप सुनाना चाहो, या जो भी आप बिल्कुल, संगीत बिल्कुल। सुनाना चाहो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक गज़ल सुनाता हूँ और मैं छोटी बांसुरी पर सुनाता हूँ। ये वो हो गया पहाड़ी धुन वाला जो था। अब मैं गज़ल आपको सुना देता हूँ तानपुरे के साथ में। कौन सी गज़ल सुना रहे? वही सोच रहा हूँ, होठों से चुल्लो तुम सुना सुनिए। हाँ, बांसुरी पर नहीं। आप आज बांसुरी पे भी सुन लीजिए। इस पॉडकास्ट के साथ साथ पुरानी यादें भी ताज़ा होगी। लगभग मैंने ये 2-2.5 साल बाद ये गज़ल बजाई है। वाह, बहुत मुझे अच्छी, मेरे खुद के जहन में नहीं रही, बहुत सुंदर। सुनी तो- भी नहीं है काफ़ी। थैंक यू रमन, थैंक्स आप टू यू। आए, बहुत अच्छी बातचीत हुई, मज़ा आया, बड़ा हीलिंग सेशन था। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड वही 5 साल बाद वाली कहानी के लिए कि वो क्या कुछ ऐसा है जो सुनने को मिलेगा। ऐसा कुछ विशेष नहीं है, बस मुझे लगता है वो बताना बहुत ज़रूरी नहीं, है। इन 5 सालों का अनुभव भी आपका हाँ, इकट्ठा होगा, और बिल्कुल, ऐसा कुछ जो आप अभी नहीं सुना सकते वो बाद में बताओगे, वो भी इकट्ठा हो जाएगा। बाकी बहुत सुंदर धुनें तो हमने सुनी। थैंक यू फॉर कमिंग। आप देखे थे अमर उजाला का। धन्यवाद। शुक्रिया।